मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को कंटिन्यू करते हैं। अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है या फिर कोई रिजिड बॉडी है, तो उस सिस्टम का या फिर वो रिजिड बॉडी का मोमेंटम जो है मास ऑफ द सिस्टम या फिर रिजिड बॉडी, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या रिजिड बॉडी है तो उसका मोमेंटम जो है टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऐसा नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ टोटल मास VCM स्क्वायर, ये नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी के लिए ईच पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लेना पड़ेगा जो कि हाफ mv स्क्वायर है, और सभी पार्टिकल को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि ये हाफ एक पार्टिकल से mi, इसका स्पीड vi, और टोटल आपको ऐड करना पड़ेगा, ये काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मोमेंटम जो है ये है। मान लीजिए एक रॉड घूम रहा है, रॉड का मास m है, रॉड कांस्टेंट एंगुलर स्पीड में घूम रहा है, रॉड का मास m है, लेंथ l है, रॉड का मास m है, लेंथ l है। तो इसका मोमेंटम अगर मांगा है तो इस सेंटर का वेलोसिटी लेना पड़ेगा। सो मोमेंटम जो है mvcm मैग्नीट्यूड। सो सेंटर का जो रेडियस है वो l/2 है। सो m v जो है ओमेगा r होता है l/2, राइट। उसी तरह मान लेते हैं एक डिस्क घूम रहा है, ये हाफ डिस्क है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां घूम रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा में घूम रहा है। इसका मास m है, रेडियस r, ये एक्सिस जो इस तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इसका अगर मोमेंटम मांगा गया, मोमेंटम होगा मास VCM, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है CM। आपको मालूम होगा सेमी सर्कुलर डिस्क में सेंटर ऑफ मास कितना होता है, डिस्टेंस 4r/3π। सो V जो है ओमेगा r RCM, यानी कि 4r/3π। ओके। सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या रिजिड बॉडी अगर मोशन में है तो मोमेंटम जो है mvcm है, बट काइनेटिक एनर्जी नहीं। काइनेटिक एनर्जी फिर बाद में कभी लेते हैं, आज मोमेंटम और एक्सेलरेशन की बात करते हैं। सो ऑब्जेक्ट में कहीं भी आप फोर्स अप्लाई कर दीजिए, नेट फोर्स कहीं पर भी हो, लेकिन ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सेटिस्फाई करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये रॉड है, रॉड का ये एक्सिस फिक्स्ड है और ये घूम रहा है, राइट। रॉड का मास m है, लेंथ l है। इस इंस्टेंट में एंगुलर स्पीड मान लेते हैं ओमेगा है। तो ये जो हिंज है, यहां पर रिएक्शन कितना है कुछ, तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं जो कि सेंटर ऑफ मास के लिए सिर्फ वैलिड है, हर ये यूज करते हैं। दो फोर्सेस होगा, एक वेट होगा, इफेक्टिवली सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ले सकते हैं, और एक यहां रिएक्शन होगा, राइट। सो ये जो है सर्कुलर मोशन में जा रहा है, अगर ये ओमेगा है तो सर्कुलर मोशन में जा रहा है, और ओमेगा है तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का जो एक कंपोनेंट है सेंटर की तरफ होता है, जो कि नॉर्मल कंपोनेंट, यानी कि जो फोर्स जो है टुवर्ड्स सेंटर होना चाहिए। सो टुवर्ड्स सेंटर फोर्स कितना है, R जो है टुवर्ड्स सेंटर है, mg अवे फ्रॉम सेंटर है। सो टुवर्ड्स सेंटर नेट फोर्स हो गया R - mg इक्वल टू m, सर्कुलर मोशन है, एक्सेलरेशन जो है ओमेगा स्क्वायर r यानी कि RCM। सो ओमेगा स्क्वायर r जो है RCM यानी कि l/2, टोटल लेंथ l है तो l/2। सो यहां से r निकल जाएगा, राइट। सो यह है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी।
सो एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है, इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा। और एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा इसका क्या मतलब है कि इनिशियल स्टेट में रहेगा। इनिशियली अगर सिस्टम रेस्ट में था, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, इट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट। अगर एक वेलोसिटी में था तो इट कंटिन्यूज टू बी एट दैट वेलोसिटी, राइट। क्वेश्चन लेते हैं। ये आइस सरफेस है, आइस सरफेस है, मतलब म्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली आप जीरो ले सकते हैं। दो लड़के खड़े हैं आइस सरफेस में, एक का मास 60 kg है और दूसरा का मास जो है 40 kg। वे एक लाइट रोप पकड़े हुए हैं, इसका मास नेग्लिजिबल है और जिसका लेंथ है 10 मीटर, और वे खींच रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो हमें पूछा गया है कि बताइए कहां वे मीट करेंगे। तो फोर्सेस क्या क्या है, mgn कैंसिल हो जाता होगा, mgn कैंसिल हो जाता होगा, और सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। ये जो फोर्स है ये इसको खींच रहा होगा, ये भी इसको खींच रहा होगा, ये इंटरनल फोर्सेस। सो हमें मालूम है Fext एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कोई कुछ नहीं है, एक फ्रिक्शन हो सकता था, लेकिन अब क्वेश्चन में दिया गया है कि एज्यूम इट स्मूथ। सो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का जहां कहीं था, सपोज यहां पर था एक्स सेंट कोऑर्डिनेट, ये हमेशा यहीं रहेगा, राइट। इसका मतलब जब ये एक दूसरे को खींच रहे हैं वो ऐसा मूव करेंगे कि सेंटर नहीं बदल रहा है, सेंटर जहां था वहीं रहा, और फाइनली आके सेंटर ऑफ मास में मीट करेंगे। सो ये डिस्टेंस मान लेते हैं r1 है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं r2 है, इसी को ओरिजिन ले लेते हैं, राइट। सो इसी को ओरिजिन ले लेते हैं, ओरिजिन लेने से सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाता है। सो m1 r1, ये लेफ्ट साइड है माइनस हो जाएगा, वो राइट साइड है प्लस हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो m1 r1 इक्वल टू m2 r2। ये रिजल्ट काफ़ी यूजफुल है। जब भी सिस्टम जो है इसमें सिर्फ अगर दो पार्टिकल हो तो आप सीधा इसको यूज़ कर लीजिए। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास अगर शुरू में रेस्ट में था तो कंटिन्यूस टू बी एट रेस्ट। यहाँ सेंटर ऑफ मास शुरू में रेस्ट में था, ये हमेशा रेस्ट में रहेगा, लेकिन उनका मूवमेंट ऐसा हो कि सेंटर ऑफ मास ना बदले और फाइनली आके सेंटर ऑफ मास में मीट करेगा। तो इसका मास 60 kg है, r1, टोटल डिस्टेंस था 10, ये r1 होने से ये जो है 10 माइनस r1 हो जाएगा, मास 40 है, 10 माइनस r1। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो r1 कितना निकल गया, 4 मीटर। तो वो कहाँ मीट करेंगे, सेंटर ऑफ मास मीट करेंगे, जो कि 4 मीटर फ्रॉम 60 kg है या 6 मीटर फ्रॉम 40 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये वुडन प्लैंक है, वुडन प्लैंक है जो कि वाटर में फ्लोट कर रहा है। इसका मास दिया गया है m, और यहाँ एक आदमी खड़ा है जिसका मास दिया गया है m, इसका लेंथ है l। प्लैंक का लेंथ दिया गया है l, और हमें कहा गया कि इनके बीच का जो फ्रिक्शन है उसको नेग्लेक्ट कीजिए। इसका मतलब फिर से वही बात होगी, कोई आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। आदमी जब प्लैंक के ऊपर चलेगा, आदमी प्लैंक को पीछे पुश करेगा, आदमी प्लैंक को पीछे पुश करेगा, प्लैंक आदमी को आगे पुश करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लेकिन अगर हम टुगेदर सिस्टम लेते हैं तो ये फोर्सेस जो है इंटरनल फोर्स हो जाता है। इसका मतलब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहाँ कहीं था, सपोज यहाँ था,
ये हमेशा यहीं रहना चाहिए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये प्लैंक पीछे की तरफ जाएगा, ताकि सेंटर जो है वो नहीं बदले, राइट। सो जैसे जैसे वो आगे जाएगा ये इधर, मतलब इधर जितना मास मूवमेंट होगा, मास इनटू डिस्टेंस, उस तरफ भी उतना ही होगा, ताकि सेंटर वहीं का वहीं रहे। मान लेते हैं जो प्लैंक है एक्स चले आता है, एक्स डिस्टेंस चले जाता है लेफ्ट की तरफ, राइट। अगर प्लैंक फिक्स्ड है, प्लैंक का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आदमी इसके ऊपर चल के एल गया। प्लैंक अगर फिक्स्ड है तो आदमी उसके ऊपर चल के एल गया, उसी दौरान प्लैंक इस तरफ चला गया एक्स, यानी कि आदमी का डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ एक्स कम हो जाएगा, एल माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। सो प्लैंक अगर एक्स मूव किया तो आदमी का डिस्प्लेसमेंट एक्स कम हो जाएगा। सो यहां से एक्स निकल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये प्लैंक है, वाटर में फ्लोट कर रहा है, फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड प्लैंक जो है नेग्लिजिबल है। यहाँ दो आदमी खड़े हैं, इस एंड में एक खड़े हैं जिसका मास m1 है, इस एंड में एक खड़ा है जिसका मास m2 है, और प्लैंक का मास कैपिटल M है, लेंथ L है, राइट। दोनों जो है प्लैंक का मिडिल पॉइंट पर पहुंचते हैं, और हमें पूछा गया है कि प्लैंक कितना मूव करेगा। दोनों का मास सेम नहीं है, मान लेते हैं m2 बड़ा है। तो प्लैंक अगर फिक्स्ड है, ये अगर यहां चल के आया और ये भी यहां पर ही चल के आया, तो दोनों का डिस्टेंस L/2 है। लेकिन प्लैंक फिक्स नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये जब चल के गया, ये प्लैंक को पुश किया, प्लैंक इसे पुश करेगा, ये भी इंटरनल हो जाएगा, यहाँ पर भी वही स्टोरी होगा, ये भी फोर्सेस इंटरनल होगा, बाकी वर्टिकल फोर्सेस। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, मतलब सेंटर जहाँ कहीं था, ये सपोज सेंटर था, ये वहीं रहेगा। लेकिन ये तो हेवी है m2, ये यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा, तो नेचुरली सेंटर ऑफ मास हेवियर अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इस तरफ मूव कर जाएगा, राइट। सो हेवियर मास इधर पहुँच रहा है, तो सेंटर अगर प्लैंक फिक्स रहता है तो सेंटर जो है शिफ्ट हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। तो हेवियर इधर पहुँच रहा है, मतलब प्लैंक जो है पीछे दूसरी तरफ चला जाएगा। सो ये अगर फिक्स्ड है, इसके ऊपर चल के आया, कितना चल के आया? L/2। उसी दौरान ये प्लैंक आगे चला गया x, तो उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है अपना स्टार्टिंग पॉइंट से L/2 माइनस x होगा। तो इसका मास मूवमेंट है m2 इंटू L/2 माइनस x। किस तरफ है मास मूवमेंट? लेफ्ट की तरफ। जबकि ये L/2 राइट की तरफ गया, इसी दौरान प्लैंक और आगे चला गया x, तो इसका राइट साइड हो गया L/2 प्लस x, राइट। ये राइट साइड मास मूवमेंट है, और प्लैंक का खुद का मास मूवमेंट है राइट साइड। सो लेफ्ट साइड मास मूवमेंट और राइट साइड मास मूवमेंट, बिकॉज सेंटर उसी जगह पर है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैलून है और एक आदमी है। यहां पर आदमी का मास m है, बैलून का मास L है, कैपिटल M है, और ये फ्लोट कर रहे हैं, हवा में फ्लोट कर रहे हैं। इनके बीच का जो सेपरेशन है L, इसका बीच का सेपरेशन L है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, इनिशियली इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इसका वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा होगा, अपथ्रस्ट जो है बॉयंट फोर्स ऊपर की ओर एक्ट कर रहा होगा, इक्विलिब्रियम। सो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब ये इसको पुल कर रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, इसको पुल कर रहा है, तो वो भी इसको पुल कर रहा होगा। इनका जो बीच का फोर्स है, अंदर का जो फोर्स है, वो इंटरनल फोर्स। तो ये इसको पुल करते हुए यहां तक पहुंच जाता है,
तो क्वेश्चन ये है कि उस समय बैलून कितना नीचे की ओर उतरेगा, व्हाट इज द डिस्टेंस थ्रू विच बैलून विल डिसेंड, कितना नीचे उतरेगा। अगर बैलून फिक्स्ड है, ये ऐसा यहाँ से चढ़ के यहाँ तक गया, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जो है एल है अपना इनिशियल पोजीशन से। लेकिन इसी दौरान अगर बैलून नीचे आ जाता है एक्स, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ये हो जाएगा एल माइनस एक्स। सो बिकॉज यहां कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मास मूवमेंट वन साइड शुड बी इक्वल टू मास मूवमेंट अदर साइड, दैट इज m1 x1 इक्वल टू m2 x2। सो ये जो बैलून है नीचे की ओर x आ गया, तो आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट l होना चाहिए था, अब l माइनस एक्स हो गया। सो x हो जाएगा आपका ml बाई m प्लस m, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वेज है, इसका हाइट h है, मास कैपिटल M है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया जिसका मास स्मॉल m है, नेग्लिजिबल साइज है, सभी सरफेसेस स्मूथ है, ये भी स्मूथ है और ये भी स्मूथ है, सभी सरफेसेस स्मूथ है, राइट। और हमें पूछा गया कि जब ये नीचे पहुंचेगा ये वेज कितना मूव करेगा। सो ये नीचे पहुंचेगा, मतलब इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है h cot थीटा, cot थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, सो बेस हो जाएगा h cot थीटा, इतना नीचे पहुंचा, प्रोवाइडेड ये रेस्ट में, प्रोवाइडेड ये रुका हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये जब मूव कर रहा है ये इसको पुश करेगा नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट होता है जिसके चलते ये इस तरफ जाएगा। अदरवाइज आल्सो अगर आप ब्रॉडर मैक्रो व्यू में देखेंगे तो क्या क्या फोर्सेस है, mg है, नॉर्मल फोर्स है और इधर mg है, क्योंकि इनके बीच का जो नॉर्मल फोर्स है वो इंटरनल हो गया। तो आपके पास क्या क्या फोर्सेस रहा, बड़ा वाला का वेट रहा नीचे की ओर, इधर नॉर्मल फोर्स रहा, राइट, इधर नॉर्मल फोर्स रहा, एक्सटर्नल है, और इसका वेट, ये तीन है। और तीनों फोर्सेस जो है वर्टिकल है, कोई भी वेक्टर का राइट एंगल में इफेक्ट जीरो होता है। सो फोर्सेस वर्टिकल है, मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। शुरू में मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहां था शुरू में, तो हमेशा ही उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा क्योंकि ये तीनों वर्टिकल फोर्सेस है, और जैसे जैसा नीचे आ रहा तो सेंटर भी नीचे आएगा, शायद फाइनली यहां आ जाए, तो वाई कोऑर्डिनेट नीचे उतरा, बट एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा क्योंकि कोई भी फोर्स या फिर कोई भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं है। वर्टिकल फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल में कोई इफेक्ट नहीं होता, राइट। सो एक्स डायरेक्शन में आपका मास मूवमेंट जीरो हो जाएगा, m1 x1 इक्वल टू m2 x2। ये वेज अगर फिक्स्ड है, ये यहां तक पहुंचा तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h cot थीटा। बट उसी दौरान ये आगे चला जाएगा, आगे जाएगा, मान लेते हैं वो x चला गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है x कम हो जाएगा। वेज अगर लेफ्ट की तरफ x गया तो राइट की तरफ जो है जिसका इसका डिस्प्लेसमेंट h cot थीटा माइनस x हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा m h cot थीटा, ये m है, m h cot थीटा बाई m प्लस m। अगर फ्रिक्शन होता तो चलिए डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं सभी जगह फ्रिक्शन है, बट मोशन है, फ्रिक्शन जो है लार्ज इनफ नहीं है, मोशन है, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, फ्रिक्शन है। ये जो ब्लॉक है इसको पुश कर रहा है नॉर्मल, और इसका एक कंपोनेंट आ जाता है, एक कंपोनेंट आ जाता है n sin थीटा, जिसके चलते ये जो बिगर ब्लॉक है इस तरफ मूव कर रहा है। हेंस फ्रिक्शन किस तरफ होगा, फ्रिक्शन जो है इस तरफ होगा। सो इनके बीच का जो भी फोर्सेस है, फ्रिक्शन अगर हाई भी, तो ये जो है
आपस का फोर्स है, इंटरनल फोर्स है कि हम पूरा को अगर सिस्टम ले रहे हैं तो यही एक्सटर्नल फोर्स है अपार्ट फ्रॉम एम जी एंड एन। एक एम जी भी एक्सटर्नल फोर्स है, यहाँ का नॉर्मल फोर्स भी एक्सटर्नल है और यहाँ का एम जी। सो वर्टिकल फोर्सेस है एम जी, नॉर्मल फोर्स, यहाँ का एम जी, ये तीनों वर्टिकल फोर्सेस है। तो सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ था शुरू में तो वर्टिकली वो नीचे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स, यहाँ का फ्रिक्शन जो है आपस का है, दोनों में पेयर्स में होगा, वो कैंसल आउट होगी। सो बाहर में सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर है। सो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट जो है इस तरफ शिफ्ट होगा, राइट की तरफ। तो ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। सो ये नीचे आएगा, राइट की तरफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ये रॉड है, स्मूथ रॉड है, स्मूथ रॉड है, और ये स्मूथ रॉड है जिसकी हम स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखें, इनके बीच का फ्रिक्शन जो है 0। इस पोजीशन से स्लाइटली डिस्टर्ब करके छोड़ दिया तो इनका डिफरेंट पॉइंट्स का मोशन कैसा होगा, सेंटर का मोशन कैसा होगा। और कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए एट ए डिस्टेंस ए ले लेते हैं सेंटर से, ये पॉइंट, इसका पाथ क्या होगा, सेंटर का पाथ क्या होगा, और कोई भी पॉइंट जो है उसका पाथ क्या होगा। लेंथ है एल। सो स्मूथ है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, तो ओनली फोर्सेस क्या क्या है, एम जी है और नॉर्मल फोर्सेस, दोनों ही वर्टिकल फोर्सेस है। एम जी नीचे की ओर है, एन ऊपर की ओर। वर्टिकल फोर्सेस के लिए हॉरिजॉन्टल मोशन जो है सेंटर का नहीं होगा, सेंटर रेस्ट में था, वर्टिकली मोशन होगा बिकॉज वर्टिकली फोर्सेस है, हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होगा। मतलब थोड़ी देर के बाद ये जो रॉड है कुछ ऐसा आ गया, मान लेते हैं ऐसा कुछ, तो सेंटर जो है ये यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया, तो सेंटर सीधा गिर रहा है वर्टिकली नीचे की ओर। सो सेंटर का पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और ये पॉइंट पी का पाथ, पी यहाँ आ गया होगा, इसका पाथ क्या होगा, राइट। तो चलिए पाथ यानी कि उसका पाथ का इक्वेशन निकालते हैं, लेते हैं इसको ओरिजिन ले लेते हैं। ये डिस्टेंस हमें ए दिया गया है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला, एक्स कोऑर्डिनेट ये, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ए कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा जो है एक्स बाई ए। वाई कोऑर्डिनेट ए है, यहाँ से यहाँ तक l/2 होगा प्लस ए। सो ये l/2 प्लस ए है, तो y हो जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट l/2 प्लस ए साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा y बाई l/2 प्लस ए। हमें मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई l/2 प्लस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सो ये है पाथ उस पॉइंट का। और ये जो लोकस है इलिप्स रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जो कोई इसी पॉइंट का जो पाथ है वो इलिप्स होगा, इलिप्टिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर ये एक्सप्लोड करता है, एक्सप्लोड करके दो मासेस में टूट जाता है जिनका रेशियो है, मासेस का रेशियो है 1:3। जो हल्का है, लाइटर है, वो सीधा गिर रहा है। पूछा गया है कि जो दूसरा मास है वो कहाँ गिरेगा, राइट। पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा, यहाँ से प्रोजेक्ट किया, हाईएस्ट पॉइंट में एक्सप्लोर कर जाता है, दो पीसेस में बढ़ जाता है इन द रेशियो 1:3 मास रेशियो। लाइटर मास सीधा गिर जाता है, सीधा गिर जाता है विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी, विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी। लाइटर मास सीधा गिर जाता है विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो पूछा गया है कि दूसरा मास कहाँ गिरेगा।
तो लाइटर मास जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जो दूसरा मास है इनिशियली ब्रेक होने से पहले इसका मोशन हॉरिजॉन्टल था। हाईएस्ट पॉइंट में आपको मालूम है वेलोसिटी क्या होता है, u cos थीटा। सो लाइटर मास अगर 0 गिरा तो हेवियर मास का वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन उसी तरफ होगा। लेकिन एक्सप्लोजन में जो फोर्सेस आए, एक्सप्लोजन में जो भी फोर्सेस है वो इंटरनल फोर्सेस, और इंटरनल फोर्सेस जो है सेंटर ऑफ मास का, इंटरनल फोर्सेस जो है सेंटर ऑफ मास का कोर्स नहीं बदल सकते। मतलब वो जिस रास्ता में जा रहा था वही रास्ता में जाएगा। एक्सप्लोजन से पहले जो वो रास्ता में जा रहा था, एक्सप्लोजन के बाद भी वही रास्ता में जाएगा। तो वो एक पैराबोलिक पाथ में जा रहा था, तो पैराबोलिक में पाथ में ही जाएगा, और जहां गिरना चाहिए था वहीं गिरेगा। कहाँ गिरना चाहिए था? रेंज में, वहीं गिरेगा। लेकिन एक पार्टिकल तो यहां गिर गया, यहां पर पहला पार्टिकल, राइट। सो दूसरा पार्टिकल जाहिर है कि दूर में गिरेगा, तभी जाके सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2। सो सेंटर ऑफ मास रेंज में गिरेगा 1:3, ये मास 1 है। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब हो गया r/2, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट r/2 है। दूसरा मास 3 टाइम्स है, ये कोऑर्डिनेट नहीं पता, सो 1 + 3, सो 4r हो गया, r/2 + 3x2, यानी कि 3x2 हो गया 4 × 2 8 - 1 7r/2, सो x2 हो गया 7r/6। r आपको मालूम होगा, यस, r आपको मालूम होगा क्या है, u² sin 2θ/g। यहां पर दिया है कि ये जो एक्सप्लोड करके लाइटर जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 में गिरना शुरू हुआ। इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या? है इसका सिग्निफिकेंस। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं रहता, सपोज कुछ वेलोसिटी में गिर जाता, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से दूसरा जो है इनिशियल मोमेंटम इस तरफ था, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u cos थीटा। सो एक पार्टिकल का अगर इधर मोमेंटम आ गया, सो वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होना चाहिए आफ्टर एक्सप्लोजन आल्सो मोमेंटम। सो दूसरा पार्टिकल ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा जाएगा। इन दैट केस दोनों एक साथ नीचे नहीं गिरेंगे। सो जो पहले गिर गया ये पहले गिर जाएगा। mg के अलावा एक और फोर्स एक्ट करने लगेगा, नॉर्मल फोर्स। तो हमने क्या कहा था, एक्सप्लोजन में इंटरनल फोर्स था, और एक्सप्लोजन से पहले और एक्सप्लोजन के बाद सिर्फ जो फोर्स था वो ग्रेविटेशनल फोर्स था, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक पैराबोलिक पाथ में जा रहा है। लेकिन दोनों पार्टिकल अगर अलग अलग समय में गिरे, जो पहले गिर गया उसमें नॉर्मल फोर्स भी एक्ट करना शुरू करेगा, तो फोर्स अब बदल गया, तो एग्जैक्टली वो कोर्स वो फॉलो नहीं करेगा। जैसे ही ये टच कर गया वो फोर्स अब mg नहीं रहा, फोर्स बदल गया, तो कोर्स भी बदल जाएगा। इसीलिए वो सिग्निफिकेंस था कि वो टूटा जो है, ये वेलोसिटी जो है स्टार्ट्स विथ 0 वेलोसिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2 ब्लॉक है से m1 और m2, और एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट की, स्मूथ सरफेस है, ये वॉल है, वर्टिकल वॉल है, स्मूथ वॉल है। हमने इसको पुश किया बाय अमाउंट x, उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद क्वेश्चन ये है कि ये जब दीवार को छोड़ देता है, व्हेन m1 ब्रेक्स ऑफ द वॉल, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ m1 एंड m2। तो चलिए शुरू से देखते हैं। पहले हमने इसको x कंप्रेस किया, इसके अंदर एनर्जी आ गया ½ kx², और जैसे ही कंप्रेस किया तो ये दोनों को पुश करेगा, इसको भी पुश करेगा, इसको भी पुश करेगा।
लेकिन ये जो है यहाँ दीवार है, ये जाएगा नहीं, फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इसके ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा, यानी कि इसको कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी उसी के ऊपर हो रहा। तो जब तक ये नेचुरल लेंथ नहीं आएगा, ये फोर्स जो है इसके ऊपर वर्क कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा, सिर्फ इसको कर रहा है, इसको नहीं कर रहा। तो जब ये नेचुरल लेंथ में आया तो इसका जो स्टोर्ड एनर्जी है वो पूरा उसको ट्रांसफर कर दिया, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हो गया ½ m2v2², यानी कि v2 हो जाएगा आपका k/m2 × x। अब यहाँ आने के बाद जब ये आगे जाने लगा, जब ये आगे जाने लगा तो जब ये इसको खींचेगा ये भी निकल जाएगा। अब एक्सटर्नल फोर्स 0 है, शुरू में नहीं था, जब कंप्रेस था ये दीवार को पुश कर रहा था, दीवार भी इसे पुश कर रहा था रेस्ट में, तो ये एक्सटर्नल फोर्स था। लेकिन एक बार जब ये नेचुरल लेंथ में आके आगे जाने लगा, इसको टान लिया, तो इसका कांटेक्ट खत्म हो गया, अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा, सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा। जस्ट ब्रेक ऑफ के समय जो वेलोसिटी था क्या था, उसका वेलोसिटी v2 था, इसका वेलोसिटी 0 था, m1 + m2, तो v2 वहां डाल दीजिए, तो सेंटर ऑफ मास इस वेलोसिटी से आगे जाने लगेगा, और मोशन कैसा रहेगा, जैसे ही आगे जाने लगा, नेचुरल से आगे जाने लगा, इसको खींचेगा, ये भी जाने लगेगा, तो ये वेलोसिटी गेन करने लगेगा। ये जब इसको खींचा, ये भी इसको खींचेगा, इसका वेलोसिटी कम होने लगेगा, सो ग्रेजुअली इसका स्पीड बढ़ने लगेगा, इसका स्पीड कमने लगेगा, राइट। जब उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 रहेगा, वो मैक्सिमम एक्सटेंशन रहेगा। तो ये जो मोशन है जिसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है और ऑसिलेशन भी हो रहा है, इसको हम ट्रांसलेशन प्लस ऑसिलेशन के रूप में दे सकते हैं। बाद में जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन लेंगे तो ऐसा कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट। जब एक से ज़्यादा मोशन होता है तो कंबाइंड मोशन को हम अलग अलग देखते हैं, ट्रांसलेशन विद CM एंड ऑसिलेशन अबाउट CM। तो ये था कुछ क्वेश्चंस अबाउट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट क्लास में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेते हैं।